ओके जी, तो हम डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना शुरू करते हैं। डिफ्यूज़ से आपको पता चल रहा होगा कि इन्फ्लेमेशन फैली हुई है। ओटाइटिस मतलब कान की है और एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर की है। ठीक है, इसके अंदर ये हो रहा होगा कि हमारी स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही होगी। वो भी कौन सी स्किन? मीटल स्किन। और मीटल स्किन कौन सी होती है? जो कि हमारे पूरे के पूरे एयर को इनरोल कर रही होती है। ठीक है, और साथ ही हमारे फिर एक्सटर्नल मीटर्स को भी कर रही होती है, और साथ में है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी कर रही होती है। तो इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो ओवरऑल हमें कान की भी, अंदर से एक्सटर्नल कैनाल की भी, और हमारी जो सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है। तो इसकी एटियोलॉजी क्या होगी? जो लोग हॉट क्लाइमेट में रह रहे होंगे या फिर मतलब ह्यूमिड वेदर होगा, तो उन केसेस में ज़्यादा देखी जाएगी। उनके केसेस में क्यों ज़्यादा देखी जाएगी? क्योंकि उनको स्वेटिंग ज़्यादा होगी। स्वेटिंग होगी तो उनका जो कान का पीएच है ना, मतलब वो हमें नॉर्मली एसिडिक होता है और बैक्टीरिया से बचा रहा होता है, तो वो हमारा अल्कलाइन हो जाएगा। अल्कलाइन होगा तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के खतरा ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद स्विमर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया। स्विमर्स में क्यों देखा गया? उनकी स्किन ना मैसिलेटेड हो जाती है, बहुत नाजुक सी स्किन हो जाती है। आपको पता है, अगर हम पानी में भी ज़्यादा देर हाथ रखें तो हमारे हाथ भी ऐसे नाजुक से हो जाते हैं, अगर स्क्रैच करो तो इजीली स्क्रैच हो जाएंगे। तो उन केसेस के अंदर भी होता है। स्विमर्स की जो मीटर स्किन होती है बहुत नाजुक ही होती है। अगर वो कान में से पानी निकालने की ज़ोर से कोशिश करेंगे तो वो स्क्रैच कर देंगे, तो एरिया ऑलरेडी मैसिलेटेड था तो वहाँ पे स्क्रैचिंग होगी, तो आपको पता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। जब एक दफ़ा हमारी स्किन, प्रोटेक्टिव स्किन ही टूट गई, तो इन्फेक्शन के खतरात बढ़ जाएंगे। स्विमर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है, ये बात याद रखनी है। और हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट वेदर में आ गया। ट्रॉमा क्या मतलब होगा कि कोई मतलब पेशेंट था, उसने अपनी हेयर पिन वगैरह या कोई मैच स्टिक से अपने कान को साफ़ करने की कोशिश की है और कान में एब्रेजन कर दी है। एब्रेजन के बाद आपको पता है सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो जाएगा। या कोई मतलब डॉक्टर वगैरह था, फॉरेन बॉडी निकाल रहा था तो गलती से कोई स्क्रैच आ गया, तो उस केसेस में भी मसले मसाइल आ सकते हैं। और हमें दूसरा क्या है कि कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, बैसिलस प्रोटियस और इकोलाई। ठीक है, और कुछ केसेस ओटाइटिस एक्सटर्ना के देखने को मिले कि पहले उसका मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता था, ठीक है, बाद में सेकेंडरी हमारा एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन होता था। या फिर कोई हमने ड्रॉप्स डालने के दिए कान के अंदर तो उनको कोई एलर्जिक सेंसेशन हो गई, उसके बाद हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया सुपर इम्पोज। तो ये भी दो कंडीशन देखने को मिली हैं। सिम्टम्स हमने क्या क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एक एक्यूट फेस हो सकता है। एक्यूट फेस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि हमारी बर्निंग सेंसेशन हो रही होगी, हॉट बर्निंग सेंसेशन, कान काफ़ी गर्म सा हुआ होगा सारा का सारा, और पेन होगी। साथ जहाँ मूवमेंट करेंगे तो पेन होगी, च्यूइंग वगैरह करेंगे तो पेन होगी। ठीक है, सबसे पहले सीरियस डिस्चार्ज होगा, पानी वाला डिस्चार्ज निकलेगा कान में से, और उसके बाद हमारा वास्ते से थिक होता जाएगा, प्यूरुलेंट होता जाएगा, येलोइश थिकिश डिस्चार्ज होता जाएगा, और सारे कान के अंदर स्वेलिंग, टेंडरनेस देखने को मिलेगी सेल्स की। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि हमारा जो डेब्री वगैरह, जो आपको पता है सेल वगैरह टूट रहे हैं, अंदर बैक्टीरिया वगैरह टूट रहे हैं या प्रूलेंट डिस्चार्ज वगैरह निकल रहा है। ठीक है, ये दोनों मिक्स करके, और साथ में आपको पता है जो हमारी स्किन, अगर ये हमारे मिडल वाल थी उसकी स्किन की स्वेलिंग हुई, सारी ये स्वेलिंग हो जाएगी, एरिया भी कम हो गया, डायमीटर कम हो गया, उसके अंदर डेब्री वगैरह डिस्चार्ज फंस जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कह देंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो रहा है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मतलब आपको पता है ये रास्ता ही बंद हो चुका है, तो एयर कंडक्ट ही नहीं हो पाएगी, एयर ही नहीं कंडक्ट हो पाएगी, तो क्या हमें हेयरिंग होगी, तो उसको कहेंगे हमें हेयरिंग कंडक्टिव लॉस भी साथ में देखने को मिल रहा है। और लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट भी देखने को मिलेगी, जो कि हमारे इंटीरियर हैं, फिर इन्फीरियर हैं, और हमारे पोस्टीरियर कान के आगे पीछे जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है उनकी इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगी। क्रोनिक केसेस में क्या होगा? क्रोनिक केसेस है मतलब बड़ी देर से मसले मसाइल चलते आ रहे हैं, ठीक है, और वो अब्रप्ट नहीं होंगे, मतलब एक्यूट फेज नहीं होगा, 6 महीने से ज़्यादा की हिस्ट्री होगी। इरिटेशन देखने को ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है, कान में इरिटेशन हो रही है, वो कहेगा मैं खारिज करता हूँ, खारिज करने का इचिंग करेगा, तो हमें पता है स्क्रैचिंग होगी, स्क्रैचिंग के बाद री इन्फेक्शन के खतरात होंगे, जो कि एक्यूट फेज के दोबारा सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या फिर जो डिस्चार्ज वगैरह होगा बहुत ही स्कैंटी सा होगा, मतलब जैसे पापड़ी से होती है, टूटे फूटे से अंदर से ना डेबरी से निकलेंगे, क्रस्ट होंगे, डेबरी से निकलेंगे, और हो सकता है कि अंदर फिशर भी देखने को मिले, मतलब रेड रेड लाइनें भी देखने को मिले, जो मतलब कि स्क्रैचिंग हुई है कान के अंदर क्रस्ट वगैरह उतरने की वजह से, जो हमने डेबरी वगैरह उतरा है, तो उसके बाद नीचे से हमें थोड़े बहुत फीचर भी देखने को मिल सकते हैं। और रेयरली होता है कि हमारा जो स्किन है ना वो हाइपरट्रॉफिक हो जाती है, मतलब स्किन अपने सेल्स की हाइपरट्रॉफी कर लेती है। स्किन हाइपरट्रॉफी कर लेगी तो हम हो सकता है जो हमारा मिडल एरिया उसको एक्लूड कर देगी, तो उसको हम कहेंगे कि मिडल स्टीनोसिस हो चुकी है, और इस कंडीशन को हम कह रहे थे क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो इसका ट्रीटमेंट भी अलग से होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। ट्रीटमेंट चलते हैं। ट्रीटमेंट हमने एक्यूट फेज में क्या करना है, जो सबसे पहले फेज आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमने एयर टॉयलेट करना है। एयर टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करना होता है, बड़े प्यार से, बड़े जेंटली, जो हमने अंदर डेबरी वगैरह है या फिर पस वगैरह उसको रिमूव करना होता है। इसके अंदर नॉर्मली हम नॉर्मल सलाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई ड्राई मोपिंग कर लेते हैं, या सेक्शन वगैरह से ना इजीली रिमूव कर लेते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा इंटीरियर रिसेस, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसको हम मीटर रिसेस भी कह रहे थे। आप लोगों को पता है जो हमारी ये वाली नीचे वाली वाल आ रही है, ये थोड़ा आगे जा रही है, जो हमारा आगे
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो थोड़ी टेढ़ी प्लेस है, ठीक है, एक एंगल पे प्लेस है, तो थोड़ी सी हमारी रिसेस बन रही होती है इस जगह पे, छोटी सी ना ऐसे ट्रायंगुलर रिसेस बन रही होती है। तो अक्सर औकात इसके अंदर डेब्री जमा हो जाता है, पस वगैरह जमा होती है, वो निकलती नहीं है जब हम एयर टॉयलेट करते हैं, तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी, वो दोबारा निकलेगी, दोबारा से इन्फेक्शन कर देगी। तो इस चीज़ को भी बड़ा जेर में रखना था कि ये वाला भी एरिया ना इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है, एंटीरो इन्फीरियर मीटर रिसेस इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएंगी मेडिकेटेड विक्स हो जाएंगी, जो रुई सी होती है, ठीक है, उसके ऊपर हल्की सी बारीक सी जाली चढ़ी होती है, कान के साइज़ की बनी होती है, उसको हम कान में प्लेस करने को देते हैं। उसके अंदर ना एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड ड्रॉप्स वगैरह डाल के, और पेशेंट को बोल देते हैं कि दिन में 2-3 दफ़ा ना आपने ऊपर से ड्रॉप्स डाल लेने हैं, विक्स को अंदर पड़े रहने देना, और 2-3 दफ़ा दिन में चेंज करनी है। और उसके बाद फिर हम टॉपिकल दे देते हैं, एयर ड्रॉप्स वगैरह, स्टीरॉयड दे देंगे, ठीक है, ताकि जो अरिथमा वगैरह है और ओडिमा हुआ है कान के अंदर, स्वेलिंग वगैरह वो कम हो, इचिंग वगैरह कम हो, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम एसीटेट होता है, एल्यूमिनियम एसीटेट आ गया, और सिल्वर नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं कि ताकि ना ये एस्ट्रिंजेंट एजेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट है, जो हमारे कान के अंदर आपको पता है पस वगैरह बन रही है या फिर जो सीरस डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है उसको एक तरह से सुखाएगा तो इजीली बाहर आ जाएगा हमारा, और एक तरह की हमें प्रोटेक्टिव लेयर भी देगा हमारे कान को, ताकि ऊपर से बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना कर सके। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक दे देने ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर हमारा इन्फेक्शन लिम्फ नोड तक चला गया हुआ है, और एनाल्जेसिक दे देने पेन किलर के लिए, ठीक है। और क्रोनिक केसेस में हमने क्या करना है, क्रोनिक केसेस में हमने वही विक्स जिस तरह मैंने आपको बताया उसके अंदर, लेकिन हमने 10% इक्तामोल और ग्लिसरीन देनी है। इक्तामोल का फंक्शन है कि आपको पता है कि ये हमारी एंटीसेप्टिक है, इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, और ग्लिसरीन होगा ये हमारी इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेगा। क्रोनिक केसेस में हमने इन्फ्लामेशन रिड्यूस करनी है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो कान का साइज़ है वो थोड़ा खुलेगा। आपको पता है क्रोनिक केसेस में कान का साइज़ बहुत कम हुआ होगा, तो जो सुराख है उसको खोलने के लिए हमने पहले एडिमा दूर करना है, एडिमा दूर करने के लिए ग्लिसरीन देंगे, हाइग्रोस्कोपिक है तो हमारा एडिमा कम करेगी, कान का सुराख खुलेगा। तो साथ ही हमने इंपॉर्टेंट प्रोसीजर कर देना है एयर टॉयलेट, अच्छी तरीके से कान को साफ़ करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने वैसे ही एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड दे देने हैं ताकि इचिंग वगैरह कम हो, इचिंग कम होगी तो खारिश पेशेंट करेगा नहीं, तो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो पाएंगे। और क्रोनिक स्टीनोटिक ओटाइटिस एक्सटर्ना में आपको भी पढ़ाया है, जिसके केस में हमारी स्टीनोसिस रहती है कान की, क्योंकि स्किन हाइपरट्रोफी कर चुकी होती है, तो उस केस में क्या करना है, सर्जरी करना, जो हाइपरट्रोफी हुई स्किन की उसको सर्जिकली रिमूव कर देना है, ठीक है। और जो बोन होगी, मतलब आपको पता है बोन भी अब एक तरह की हाइपरट्रोफी कर चुकी होगी, तो उसके लिए हम ड्रिलिंग कर दें, ड्रिलिंग करके सुराख खुला कर लेना है और बाद में स्किन ग्राफ्टिंग कर देनी है।